किसी भी स्पिरिचुअल बुक को पढ़ने से पहले हर एक स्पिरिचुअल सीकर के लिए कुदरत की भाषा जानना ज़रूरी है। धूप, हवा, बारिश और कुदरत के सारे घटक हमें जो प्रेम का संदेश दे रहे हैं, उसे समझने की कला पहले हमें आत्मसात करनी होगी। इसी खूबसूरत से मैसेज के साथ हमारी नई बुक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है इचिगो इची, हर पल को यादगार बनाने का जापानी तरीका। इचिगो इची इस शब्द का अर्थ है अभी, इसी वक्त। हम जिस क्षण का अनुभव ले रहे हैं वो हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें इस पल को किसी खजाने की तरह संभाल कर रखना चाहिए, महत्व देना चाहिए। रोज़मर्रा के भागदौड़ भरे जीवन में भी ऐसे कई सारे पल होते हैं जिन पर अगर हम गौर करें तो प्रेम, आनंद और सकारात्मकता के दरवाजे खुल सकते हैं। और इन दरवाज़ों को खोलने की चाबी क्या है? वो है इचिगो इची। इसकी शुरुआत हम एक लोक कथा से करते हैं। तिब्बत में एक दंत कथा बताई जाती है जिसकी मदद से हम इस संकल्पना को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस कहानी में कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि एक शिकारी किसी हिरन का शिकार करते करते, उसका पीछा करते करते बर्फीली पहाड़ियों में चला गया। पीछा करते करते वो एक बड़े से पहाड़ के सामने जा पहुंचा और उसके सामने ही वो पहाड़ दो हिस्सों में बंट जाता है। वो उस पहाड़ के बीच में से दूसरी ओर देखता है तो उसे काफ़ी मनमोहक दृश्य नज़र आता है। और उसी समय एक लंबी दाढ़ी वाला बुजुर्ग इंसान उसके पास आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो उससे पहाड़ की दूसरी ओर आने की विनती करता है। शिकारी को यकीन हो जाता है कि उन पहाड़ों में जो जगह है उसमें से एक इंसान आसानी से दूसरी जगह जा सकता है। उस बुजुर्ग के कहने पर वो शिकारी दूसरी ओर देखता है तो बस हक्का बक्का रह जाता है। वहाँ उसे हर ओर हरियाली, पेड़ पौधे, सूरज की किरणें, खुशहाल बगीचे नजर आते हैं। एक ही पल में उसे यकीन हो जाता है कि पिछली कई सदियों से उस ओर यही नज़ारा रहा होगा और आने वाली कई सदियों तक यह नज़ारा वैसा ही रहने वाला है। वहाँ जो बच्चे थे वो फलों से लदे पेड़ों के इर्द गिर्द घूमकर गाना गा रहे थे, खेल रहे थे। उस शांत, समृद्ध, चैतन्यता से भरे माहौल में जानवर भी खुशी से उछल रहे थे। शिकारी के चेहरे पर जो आश्चर्य था उसे देखकर उस बुजुर्ग ने पूछा, आपने अभी जो देखा क्या वो आपको पसंद आया? हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यकीनन वो स्वर्ग है। हाँ, ये स्वर्ग है और खुशी की बात यह है कि आपने उसे खोज लिया है। आप अंदर क्यों नहीं आते? आप यहाँ पर हमेशा खुशहाल जीवन जी सकते हैं, हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हैं। शिकारी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया और बड़े जोश के साथ उसने कहा, मैं ज़रूर यहाँ पर रहना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये खुशखबरी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को देना चाहता हूँ। मैं उन्हें अपनी इस खोज के बारे में बताऊँगा और उन्हें भी अपने साथ लेकर आऊँगा। बुजुर्ग ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूँ कि शंभाला के दरवाजे जीवन में एक ही बार खुलते हैं। वहाँ से पीछे हटते हुए शिकारी ने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं बिना देर किए जल्द से जल्द लौट कर आता हूँ। कुछ पल पहले शिकारी ने जो दृश्य देखा था उसकी वजह से वो काफ़ी मोहित हो गया और जिस रास्ते से वहाँ पहुँचा था उसी रास्ते से अपने गांव वापस जाने लगा। नदी, पहाड़ पार करके वो अपने गांव के नज़दीक पहुँचा और उसने अपने 2 छोटे भाइयों को और बचपन के 3 दोस्तों को अपनी खोज के बारे में बताया। वो सुनकर काफ़ी खुश हुए और उन्होंने उसके साथ आने की तैयारी दिखाई। जिस रास्ते से होकर शिकारी उस बर्फीले पहाड़ तक पहुंचा था उसी रास्ते से वे सभी उसके पीछे पहाड़ तक पहुंचे। सूरज डूबने से पहले ही वो वहां जा पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें लगा कि या पता चला कि शंभाला के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अब शिकारी के सामने जीवन भर शिकार करते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। बुद्ध की सिखाई हुई सीख का ये हिस्सा है। इसका अर्थ है
कि जन्म से लेकर मृत्यु तक पल पल आगे जाने वाला समय। जैसा कि इस कथा में हमने सुना कि हमारा जीवन वर्तमान पलों में हमें ऐसे मौके देता है। अगर हमने इन मौक़ों का लाभ नहीं लिया तो हम वे हमेशा के लिए गंवा देते हैं। एक मशहूर कहावत है कि आप जीवन में एक ही बार जीते हैं। आपके जीवन में आने वाला कोई भी पल कभी दोहराया नहीं जा सकता और जीवन का हर पल हमारे सामने शंभाला के दरवाजे खोलता है, लेकिन उसके लिए दूसरा मौका नहीं मिलता। हालांकि हम ये सभी बातें जानते हैं, फिर भी अपने रोज़मर्रा के जीवन के काम, चिंताओं और समस्याओं में इतने उलझे रहते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण बात आसानी से भूल जाते हैं। लेकिन जब हमें इचिगोइची की सही पहचान होती है, तब हमें यकीन होता है कि इस पृथ्वी पर देखी हुई हर सुबह, अपने बच्चों और अपनों के साथ बिताया हुआ हर पल बहुमूल्य है और हमें उसे असाधारण महत्व देना चाहिए। इसकी शुरुआत में ही हमें एक बात समझनी होगी कि हमारा जीवन कब खत्म होगा हम भी नहीं जानते। क्या पता कौन सा दिन हमारे जीवन का आखिरी दिन हो। जब कोई इंसान रात को आंखें बंद कर सो जाता है तो सुबह अपनी आंखें खोलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। स्पेन में एक मठ है। वहाँ रहने वाले साधु टहलते हुए जब एक दूसरे के नज़दीक से गुजरते हैं तो एक दूसरे को हमेशा एक बात की याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, ए दोस्त, इस बात को हमेशा याद रखना कि आप भी एक दिन मरने वाले हो। ज़रूरी बात तो ये है कि इस प्रकार से अपनी मौत को याद दिलाने जाने से उन्हें बुरा नहीं लगता, बल्कि वो ज़्यादा चिंता मुक्त और तनाव रहित जीवन जीते हैं और उन्हें हर पल खुशी से बिताने की प्रेरणा मिलती है। याद रखिए, ये पल, ये मौका और ये मुलाकात कभी भी दोहराई नहीं जा सकती। ये समझ हमारे उस पल का आनंद दुगुना करने में मदद करेगी जो आप अभी इसी वक्त जी रहे हैं। हो सकता है कि हम उन्हीं लोगों को दोबारा उन्हीं जगहों पर मिलें, लेकिन हमारी हर मुलाकात अलग होगी। अलग अलग समय हमारे सामने उपस्थित होने वाली प्राथमिकताएं, समस्याएं, मनस्थितियां और तनाव का स्तर भी अलग अलग होगा। इसीलिए हम हर बार एक नए सिरे से उस मुलाकात का आनंद लेते रहते हैं। ये दुनिया हमेशा एक बहाव की तरह होती है और हम भी उस बहाव में बस बहते रहते हैं। इसीलिए कोई भी एक घटना फिर से उसी तरह दोहराई नहीं जा सकती। जैन मास्टर कहते हैं कि अपने मेहमानों से ऐसे मिलें, उनका ऐसे स्वागत करें जैसे कि यह मुलाकात आपके जीवन में दोबारा कभी होने नहीं वाली है। जापान में कई जगह और कई वक्त इस शब्द का इस्तेमाल होता है। समझो कि आप टोक्यो में टहल रही हो, रास्ता भटक गए, आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो कुछ समय यूरोप में रहकर आया हो। आप उससे कुछ समय बात करते हो, जाते वक्त एक दूसरे को बाय कहने की जगह इचिगोइची कहकर अलविदा करते हो। इसका मतलब यही है कि आपको यह बातचीत पसंद आई और आपको इससे काफ़ी अच्छा लगा, आनंद मिला। साथ ही इस प्रकार से यह मुलाकात दोबारा नहीं हो सकती, इसका भी आपको एहसास है। इसीलिए वो कहते हैं इचिगोइची। दूसरा इस्तेमाल जलपान की तरह ही है। अपने रोज़मर्रा के जीवन में जानी पहचान के लोगों से मिलते वक्त इस प्रकार से इचिगोइची का लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि हर मुलाकात अपने आप में खास है और वो दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। हमारा जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहता है और हर पल बदलता रहता है। जीवन को लेकर आपके दो नज़रिए हो सकते हैं। पहला, हम सभी एक न एक दिन मरने वाले हैं, और दूसरा, यकीनन लेकिन हम एक ही दिन मरने वाले हैं, बाकी सभी दिन तो हम जिंदा रहने वाले हैं। हम नहीं जानते कि हमें कब इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ जाए। बेशक ये बात सही है, लेकिन जब तक इस पृथ्वी पर हैं तब तक कैसे जीवन जीना है, ये बात तो हमारे हाथ में है। और इन्हीं दिनों में ऐसे कई पल आते हैं जिनको हम चाहे तो नज़रअंदाज कर दें, खो दें, या फिर उन्हीं पलों को असाधारण, अविस्मरणीय पलों में परिवर्तित कर दें। जापान में बसंत ऋतु में चेरी के पेड़ों पर बहार आती है और वो नज़ारा काफ़ी
काफ़ी शानदार होता है। हालांकि जापान के ज़्यादातर इलाकों में ये नज़ारा मार्च के अंत में या अप्रैल की शुरुआत में देखने को मिलता है। जापान के लोग काफ़ी उत्सुकता से इस ऋतु की राह देखते हैं। पेड़ अपनी खूबसूरती के साथ कब बहरते हैं, ये जानने में उन्हें काफ़ी दिलचस्पी होती है। इन्हें खूबसूरती के साथ साथ कुदरत के दिए गए संकेत के हिसाब से देखा जाता है। मौसम में इस बदलाव को चेरी ब्लॉसम फ्रंट नाम से जाना जाता है। हर शहर में एक विशेष पेड़ होता है जो इस मौसम के आने का ऐलान करता है, और इस पेड़ में होने वाले बदलाव को देखने के त्योहार में पूरा शहर शामिल होता है। एक कर्मचारी रोज उस पेड़ के पास जाकर उसकी जांच करता है, और जिस दिन वहां उसे कली नजर आती है उस दिन पूरे शहर में इस बात की घोषणा की जाती है। और फिर हानामी एक त्योहार है जिसे मनाया जाता है, जिसे कहते हैं चेरी की कली देखने का समारोह। एक बार इस मौसम के आने की जब घोषणा हो जाती है तो जापान में लोग हानामी नामक त्योहार के लिए बगीचों में इकट्ठा होते हैं, और हानामी का मतलब फूलों को देखना। इस वक्त अगर बगीचों में जाकर देखेंगे तो हर और लोग ही लोग दिखाई देते हैं। सभी चेरी के पेड़ों के पास जाकर उनके फूलों का आनंद लेते हैं, इकट्ठा होकर गप्पे लड़ाते हैं, टहलते हैं, बातें करते हैं, फ़ोटो लेते हैं। और नए जीवन की शुरुआत और उम्मीद से भरा ये त्यौहार काफ़ी पुराना है। हमारे जीवन में जो चीज़ें हैं कितनी नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, उनका आनंद लेना कितना ज़रूरी है, उन्हें हम टाल नहीं सकते। ये बात बताने के लिए इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। चेरी ब्लॉसम समारोह की शुरुआत काइका शब्द से होती है, जिसका मतलब है पहली कली, और लगभग उसके एक सप्ताह बाद वो कली फूल बनती है, और इस अवस्था को कहते हैं मनकाई। और इसके बाद हफ्ते भर में ही सभी पंखुड़ियां झड़ने लगती हैं, और कभी कभी बारिश और हवा की वजह से एक हफ्ते के अंदर ही हो जाता है। ये कुछ पल का पूरा प्रोसेस बताता है कि आनंद बस वर्तमान में है, इसी वक्त में है, और इसे जी लो जितना आप जीना चाहते हो। काइका मतलब पहली कली, इसे हम अपने जीवन से कैसे जोड़ सकते हैं? जिस वक्त आपके अंदर कुछ अजीब सा उभरने लगता है, बहने लगता है, उस पल को काइका कहते हैं। जब कोई नई चाहत पैदा होती है तब हमें जादू महसूस होने लगता है, और ये घटना कहीं भी घट सकती है, यकीन मानिए कहीं भी। डैन ब्राउन के साथ भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। उन्हें स्विमिंग पूल के पास एक झूले पर किसी की किताब रखी हुई मिली, और उसी वक्त पहली बार उनके मन में लिखने का ख्याल आया। इससे पहले उन्होंने कभी भी लिखने के बारे में नहीं सोचा था, और ना ही ऐसा कोई विचार उनके मन में कभी आया था। वो तो बस अपनी वाइफ के साथ घूमने गए थे, लेकिन उन्हें उस ट्रिप में कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था, तो वो परेशान हो गए। लेकिन उस किताब ने उनका जीवन बदल दिया। जब उन्होंने सिडने शेल्डन की लिखी हुई बुक द डूम्सडे कॉन्स्पिरेसी पढ़ी तो उन्हें लगा कि उन्हें लिखना चाहिए, और घर पहुंचते ही उन्होंने पेन उठाया और एक रहस्यमय कथा लिखने की शुरुआत की। कुछ ही सालों में उनके द्वारा उन्हें करोड़पति बनाने वाली बुक द डाओ विंची कोड की रचना हुई, और वो पल उनके जीवन का काइका पल था। जब भी किसी इंसान को किसी से प्यार होता है तो उसे काइका की स्थिति का गहराई से अनुभव होता है। उन्हें ऐसे संकेत मिलने लगते हैं कि चेरी ब्लॉसम की तरह अब हमारे जीवन में बहार आने वाली है, और ये बसंत ऋतु की आहट है। कुछ समय पहले जिस इंसान को हम जानते भी नहीं थे, वो व्यक्ति अब हमारे जीवन का महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है, और जीवन का केंद्र। प्यार होने की इस प्रक्रिया के बारे में अगर आप उनसे पूछेंगे तो वे आपको अजीबोगरीब सा जवाब देंगे। उन्हें प्यार क्यों हुआ? इस पर लोग कहेंगे, पहली बार उसकी आवाज़ सुनते ही मुझे प्यार हो गया था। उसका यूं शर्मा के मेरी तरफ देखना मेरे लिए एक संकेत था, या फिर मैंने यहाँ वहाँ चीज़ें फैला रखी थी, जिस तरह से उसने एक झटके में सब ठीक किया, बस वो देखकर मैं प्रभावित हो गई। इन सभी इची पलों को अपने जीवन में किस प्रकार से जमा करके रखना है, ये कला हमें खुद में लानी है। अगर हम इस बात में कामयाब हो गए तो इसका
हमारे जीवन में असाधारण परिणाम होता है। अब जब हमारे जीवन में वो पल आता है जिसे हम कायका कहते हैं, तो हमें जीवन में आने वाले हर कायका को मनकाई में परिवर्तित करना है। जब हमारे अंदर किसी चीज़ का निर्माण होता है तो उसमें कई संभावनाएं छुपी होती हैं। जैसे जैसे वो चीज़ खुलती जाती है वैसे वैसे संभावनाएं पूरी होने लगती हैं। जिस इंसान को इस बात का महत्व पता होता है वह इंसान बिना थके बिना रुके उन संभावनाओं को पूरा करता है। जैसे जैसे कोई इंसान किसी के प्रेम में डूब जाता है तो उस प्यार के बगीचे को हमेशा हरा भरा रखने की कोशिश करता है, अपनी और दूसरों की मनस्थिति को अच्छा रखने की कोशिश करता है और किसी भी तरीके से उस रिश्ते में दरार ना आए वो इस पर काम करता है। जब किसी बिजनेसमैन को अपने काम से प्यार होता है तो वो नई नई कल्पनाओं की मदद से बिना थके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता रहता है। किसी भी काम में कला में माहिर होने में एक समय लगता है। इस पूरी जापानी संकल्पना को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका पहला भाग है इकिगाई, मतलब उस बात की खोज करना जो हमारे भीतर ही छुपी है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और यह बात हमें सहजता से उपलब्ध होती है। एक बार हमारे दिमाग में जीवन का लक्ष्य पक्का हो गया, फिर उसके साथ आगे का सूत्र आता है, वो है कायका। कायका इस प्रक्रिया का थोड़ा सा कठिन अंग है और इस भाग में लोगों की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं इस बात को नज़रअंदाज करते हुए हमें उस लक्ष्य पर काम करना होता है जिसकी पूर्ति के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है यह जानकर उससे जुड़ी संभावनाओं को पहरने के लिए समय देता है। इस प्रक्रिया का तीसरा अंग उस राह पर बिना थके तब तक चलते रहना जब तक कि हमें मनकाई प्राप्त नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में कहें तो खुद को भूलकर अपने सपनों का पीछा करना। इसीलिए इकिगाई प्लस कायका और समय मिलकर बनता है मनकाई। अगर हमने अपने अंदर की विशेषताओं को समझा और उसे ही जीवन की प्राथमिकता बनाया और तो उसकी प्रेरणा की वजह से हम अपने और दूसरों के जीवन में असाधारण आनंद पैदा कर सकते हैं।